चैप्टर 1 द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी। क्या तुम आज वही हो जो कल थे? कभी खुद से पूछा है तुम कौन हो? नहीं, नाम मत बताना। प्रोफेशन, रिलेशनशिप, हॉबीज, ये सब बाहर की चीजें हैं। सच में, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, जब आवाजें बंद हो जाती है, जब तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारा अक्स नहीं दिखा सकता, उस वक्त क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? कभी आईने को देर तक घूरा है, इतनी देर कि तुम्हारा चेहरा खुद से अजनबी लगने लगे? वो जब तुम्हें लगता है कि आंखें तुम्हारी है पर देख कौन रहा है? ये है आइडेंटिटी का पैराडॉक्स। सेल्फ एक फिक्स्ड चीज है या मूविंग टारगेट? कहते हैं इंसान बदलता है, पर सवाल ये है बदल कौन रहा है? और जो बदल गया है, क्या वो अब भी वही इंसान है? कल्पना करो, तुम्हारा नाम अनिल है। तुम्हारे स्कूल के दोस्तों ने तुम्हें शर्मीला कहा, कॉलेज में रिबेलियस, और आज तुम एक कंपनी में टीम लीड हो जहां सब कहते हैं अनिल इज काम एंड विजनरी। अब सोचो, इन सब अनिलों में असली कौन है? बाहरी वर्सेस मेमोरी वर्सेस इमोशन। कुछ लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी तुम्हारे शरीर से तय होती है, पर तुम्हारा शरीर हर 7 साल में लगभग पूरी तरह बदल जाता है। तुम्हारी स्किन, ब्लड, यहां तक कि तुम्हारी हड्डियां भी। तो जो तुम आज हो, वो फिजिकली उस इंसान से बिल्कुल अलग है जो 10 साल पहले था। तो क्या वो तुम अब एग्जिस्ट भी करता है? अब मान लो आइडेंटिटी मेमोरी पर टिकी है, लेकिन मेमोरी भी भरोसेमंद नहीं। तुम्हारे पास्ट की यादें आज की भावनाओं से रंगी होती है। एक ही घटना को तुम अलग अलग समय में अलग तरीके से याद करते हो। तो क्या तुम अपनी मेमोरी को ही खुद मानते हो? थॉट एक्सपेरिमेंट, डायरी एंड एमनीजिया। कल्पना करो, तुम हर रोज एक डायरी लिखते हो, अपनी सारी भावनाएं, डर, गिल्ट्स, सपने। एक दिन तुम्हें एमनीजिया हो जाती है, तुम सब भूल जाते हो, नाम, घर, रिश्ते। अब कोई तुम्हें वो डायरी देता है, तुम उसे पढ़ते हो, तुम्हें लगता है ये तो मैं था, पर तुमने खुद कुछ भी याद नहीं किया। तो सवाल ये है, क्या वो पुराने तुम अब भी जिंदा है, या वो सिर्फ एक फिक्शन है जिसे तुम पढ़ रहे हो? आइडेंटिटी वर्सेस प्रोजेक्शन। अब सोचो, हर दिन तुम किसी न किसी रोल में रहते हो। बेटा, भाई, प्रेमी, दोस्त, बॉस। तुम हर रिश्ते में थोड़ा अलग हो, कभी फनी, कभी इंटेंस, कभी रिस्पॉन्सिबल, कभी लॉस्ट। क्या तुम हर बार असली हो, या बस वो बनते हो जो दूसरे देखना चाहते हैं? अगर हर जगह अलग चेहरा पहनते हो, तो असली चेहरा कौन सा है? द क्लोन डिलेमा। मान लो एक मशीन है जो तुम्हारी हर याद, हर अनुभव, हर भावना, हर डीएनए कॉपी कर सकती है। वो मशीन एक परफेक्ट क्लोन बनाती है जो तुम्हारी जगह काम कर सकता है, बात कर सकता है, रो सकता है। अब सोचो, अगर तुम्हें नष्ट कर दिया जाए और सिर्फ वो क्लोन बचे, तो क्या वो तुम हो, या फिर तुम मर चुके हो? अगर वो सब कुछ तुम्हारे जैसा है, तो फिर असली की परिभाषा क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ। आइडेंटिटी को हम अक्सर एक फिक्स्ड चीज मानते हैं, पर सच ये है हम हर दिन नए वर्जन में जागते हैं। तुम्हारे आज के विचार कल के जैसे नहीं है। तुम्हारा माइंड स्टेट बदल गया है। तुमने शायद कुछ बिलीव्स छोड़ दिए, कुछ नए पकड़ लिए। तो क्या वो इंसान जो 1 साल पहले प्यार में पड़ा था, आज भी वही इंसान है, या वो बस एक बीता हुआ वर्जन है जिसकी याद अब सिर्फ नॉस्टैल्जिक फिक्शन है? शैडो सेल्फ। कार्ल यूंग कहते हैं हर इंसान के भीतर एक शैडो सेल्फ होता है, वो हिस्सा जो हम स्वीकार नहीं करते, जो डर, शर्म और गिल्ट से ढका होता है, पर उस हिस्से में भी हमारी पहचान होती है, कभी कभी असली। तो क्या तुमने खुद की परछाई से बात की है, या तुम सिर्फ अपनी क्यूरेटेड आइडेंटिटी के साथ जीते हो? स्पिरिचुअल पैराडॉक्स। तुम आत्मा हो। कुछ लोग कहते हैं तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, पर सवाल यह है, क्या वो आत्मा भी एक स्थिर इकाई है? अगर तुम हर जन्म में बदलते हो, तो क्या आत्मा का कोई कोर होता है, या आत्मा भी बस एक बदलती तरंग है? द मिरर लाइज। सोशल मीडिया के जमाने में तुम जो सबसे ज्यादा हो, वो है देखा जाना। तुम खुद से ज्यादा दूसरों की नजरों से खुद को पहचानते हो। फॉलोअर्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, ये सब एक फेक आइडेंटिटी फीड करते हैं। तुम एक रिफ्लेक्शन के पीछे जीने लगते हो,
तुम अब वो नहीं जो तुम महसूस करते हो, तुम वो हो जो दूसरे तुम्हारे बारे में महसूस करते हैं। फाइनल स्पाइरल, आइडेंटिटी इज अ स्टोरी। तुम्हारी आइडेंटिटी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, वो बस एक कहानी है जो तुमने बार बार खुद से कही है। और जैसे ही तुम कहानी बदलते हो, तुम खुद बदल जाते हो। अब सोचो, अगर मैं तुमसे वो सारी कहानियां छीन लूं जो तुमने खुद को बताई है, तो क्या तुम अब भी तुम रहोगे? आउटरो, तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो अभी सोच रहे हो, या जो कुछ देर बाद इस वीडियो को बंद कर देगा, या वो जो कल इस पर सवाल उठाएगा? हर वर्जन तुम्हारा है, पर कोई भी पूरी तरह से तुम नहीं है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, बल्कि यह है, क्या तुम कभी एक जैसे रह सकते हो? अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2, द एक्सपीरियंस मशीन। अगर तुम्हें झूठ में सब कुछ मिल जाए, तो क्या तुम सच को चुनोगे? कभी सोचा है, अगर कोई मशीन तुम्हें तुम्हारे सबसे परफेक्ट सपने जीने का मौका दे, तुम्हारे हर दर्द को मिटा दे, हर असफलता को सफल बना दे, तो क्या तुम उस मशीन में प्लग होना चाहोगे? अब जरा ठहरो, मत जवाब दो। पहले सोचो, तुम क्यों जीते हो? फॉर एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस मशीन। ये सवाल पहली बार उठाया था फिलोसोफर रॉबर्ट नोजिक ने। उन्होंने कल्पना की एक एक्सपीरियंस मशीन की, एक ऐसी मशीन जो तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है। तुम उसमें प्लग हो जाते हो और फिर तुम जो चाहो वही फील करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक सक्सेसफुल इंसान हो, लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम अपने ड्रीम गोल्स अचीव कर रहे हो। लेकिन सच ये है, तुम कहीं नहीं हो, तुम बस एक टैंक में हो, मशीन से जुड़े हुए, और सब कुछ जो तुम महसूस कर रहे हो सिर्फ एक इल्यूजन है, द फैंटेसी ऑफ परफेक्शन। अब सोचो, अगर तुम्हें ऐसा ऑफर आज मिल जाए जहां कोई दर्द नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, बस प्योर हैप्पीनेस, क्या तुम हाँ कहोगे? सुनने में टेम्पटिंग लगता है, पर यही इस थॉट एक्सपेरिमेंट की डार्कनेस है, क्योंकि इसका जवाब तुम्हारे असल वजूद को उजागर करता है। हैप्पीनेस वर्सेस रियलिटी। हम मानते हैं कि हम खुशी के लिए जीते हैं, पर नोजिक कहते हैं हमें सिर्फ फीलिंग्स नहीं चाहिए, हमें रियलिटी चाहिए। तुम एक फेक सक्सेस में जी सकते हो, पर असली गर्व तब होता है जब वो सफलता तुम्हारे स्ट्रगल से आती है। मशीन तुम्हें हंसाएगी, पर वो आंसू जिनमें तुम टूट कर भी उठे थे, क्या वो कहीं खो जाएंगे? द मैन इन द टैंक। कल्पना करो, एक आदमी है जो 10 साल से इस मशीन में है। उसे लगता है कि वो एक रॉक स्टार है, लाखों लोग उसे प्यार करते हैं, पर रियलिटी में वो एक अंधेरे टैंक में है, अकेला। अब उसे अनप्लग किया जाता है। वो रोने लगता है, नफरत करता है उस इंसान से जिसने उसे जगाया। अब सवाल, क्या उसने अपनी जिंदगी खो दी, या पहली बार उसे असली जिंदगी मिली? तुम क्या चुनोगे? अब ये तुम्हारे लिए है। मान लो तुम अभी की लाइफ से थक चुके हो, तनाव है, रिश्ते टूट रहे हैं, करियर में डायरेक्शन नहीं है, और कोई तुम्हें ऑफर देता है एक्सपीरियंस मशीन का, जहां तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। क्या तुम प्लग करोगे, या तुम दर्द को चुनोगे सिर्फ इसलिए कि वो सच है? वर्चुअल वर्ल्ड्स एंड माइक्रो मशीन्स। अब सोचो, शायद हम पहले से ही माइक्रो एक्सपीरियंस मशीन्स में जी रहे हैं। इंस्टाग्राम, गेमिंग, पोर्न, एआई फैंटेसी, जहां तुम वो बन सकते हो जो तुम असल में नहीं हो। तुम्हें टेम्पररी डोपामिन मिलती है, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट, कंफर्ट, पर जैसे ही स्क्रीन बंद होती है, तुम फिर अकेले हो। तो क्या हम पहले से ही उस मशीन में धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं? द सोल एक्सचेंज। अब एक और सोचो, अगर कोई कहे मैं तुम्हारी सच्ची यादें, संघर्ष और दुख ले लेता हूं, और बदले में तुम्हें सिर्फ परफेक्ट फीलिंग्स देता हूं, तो क्या तुम खुद को सौंप दोगे? एक्सपीरियंस मशीन यही डील ऑफर करती है, कंफर्ट वर्सेस कॉन्शियसनेस, द ट्रेड ऑफ। क्यों ना हम उस मशीन में जाएं? कोई हार्ट ब्रेक नहीं, कोई फेलियर नहीं, कोई भूख नहीं, कोई मौत नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तुम अब चुन नहीं रहे हो, तुम्हारे चॉइसेस अब सिमुलेट हैं, तुम्हारी विल अब तुम्हारी नहीं। एक्सपीरियंस मशीन तुम्हारी आइडेंटिटी खा जाती है और बदले में तुम्हें फीलिंग्स देती है, द इल्यूजन ऑफ लिविंग। तुम फील तो सब कुछ कर रहे हो, पर जी कुछ नहीं रहे। तुम्हारे रिलेशनशिप्स अब ट्रू नहीं है, क्योंकि वो असल लोगों से नहीं है,
तुम्हारी विक्ट्री अब हॉलो है क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं था। और सबसे स्केरी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस अब मरा नहीं है पर फ्री भी नहीं है। रिवर्स द पर्सपेक्टिव। अब सोचो, क्या तुम अभी भी उस मशीन में हो? क्या जो कुछ तुम सोचते हो वो तुम्हारा है या किसी और का प्रोग्रामिंग है? स्कूल ने तुम्हें सोचना सिखाया, रिलीजन ने तुम्हें मॉरल बनाया, मीडिया ने तुम्हें सही गलत दिखाया, एड्स ने तुम्हें डिजायर्स दिए। तो क्या तुम ऑलरेडी प्लग हो? साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। एक्सपीरियंस मशीन सिर्फ हाइपोथेटिकली स्केरी नहीं है, ये तुम्हारे माइंड के अंदर का सच उजागर करती है। तुम खुशी नहीं चाहते, तुम मीनिंग चाहते हो। और अगर तुम्हारी फीलिंग्स रियल नहीं है तो वो मीनिंग भी खो जाता है। ओ थ्रू प्लग और अनप्लग। अब आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हारे सामने वो मशीन रखी जाए और तुमसे कहा जाए इसमें घुसो, तुम कभी दुख नहीं देखोगे लेकिन बाहर की दुनिया को भूल जाओ। अपने पापा की मुस्कान, माँ का आशीर्वाद, टूटे हुए रिश्तों की सीख और हर वो दर्द जो तुम्हें गढ़ता है, छोड़ दो। क्या तुम हाँ कहोगे या अनप्लग रहना चुनोगे? क्योंकि आखिर में एक्सपीरियंस मशीन हमें ये नहीं बताती कि हमें क्या चाहिए, बल्कि ये पूछती है क्या तुम जिंदा हो या बस फील कर रहे हो। अब आगे चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3, म्यूनचाउसेन ट्रिलेमा। अगर हर तर्क किसी और तर्क पर टिका है तो सच्चाई कहां है? तर्क एक सीढ़ी की तरह होता है। तुम एक स्टेटमेंट कहते हो, फिर उसे किसी लॉजिक से सपोर्ट करते हो, और जब कोई उस लॉजिक पर सवाल उठाता है तुम एक और लॉजिक देते हो, और फिर एक और फिर एक और, जब तक वो सीढ़ी इतनी लंबी नहीं हो जाती कि तुम नीचे देख ही नहीं सकते। अब सोचो, अगर सीढ़ी का सबसे नीचे वाला हिस्सा खाली हो तो क्या वो ऊपर तक जाने लायक भी है? यही है म्यूनचाउसेन ट्रिलेमा, एक ऐसा तर्क जो हर तर्क को तोड़ देता है। द सेटअप। क्यों कोई भी ज्ञान स्थिर नहीं है। कल्पना करो, तुम कहते हो मैं जानता हूं कि पृथ्वी गोल है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है। क्यों मानूं? क्योंकि साइंस ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पर आधारित है। क्या हर ऑब्जर्वेशन सही होता है? नहीं, पर वैज्ञानिक तरीका त्रुटियों को दूर कर देता है। और वो तरीका कौन सा तर्क इस्तेमाल करता है? इस सिलसिले का कोई अंत नहीं। हर जवाब बस एक और सवाल को जन्म देता है। हु वाज म्यूनचाउसेन? बैरन म्यूनचाउसेन एक काल्पनिक पात्र था जो अपने आप को एक दलदल से अपने ही बाल पकड़कर बाहर खींच लेता है। हंसने वाली बात है ना, पर ज्ञान की दुनिया में हम यही करते हैं। हम अपने ही तर्कों से खुद को बाहर खींचना चाहते हैं, बिना यह सोचे कि क्या वो तर्क योग्य है भी। द ट्रिलेमा। 3 रास्ते, तीनों अधूरे। म्यूनचाउसेन ट्रिलेमा कहता है कि जब भी हम किसी विश्वास या ज्ञान को प्रमाणित करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। 1. इन्फिनिट रिग्रेशन। हर तर्क एक और तर्क पर टिका हो और ये सिलसिला कभी खत्म न हो, जैसे सवालों का अंतहीन सिलसिला। क्यों क्यों क्यों? प्रॉब्लम, हम कभी किसी अंतिम सत्य पर नहीं पहुंच सकते। 2. सर्कुलर रीजनिंग। तुम एक तर्क को उसी के आधार पर सिद्ध करते हो। भगवान है क्योंकि वेद कहता है, वेद सच है क्योंकि वो भगवान का वचन है। प्रॉब्लम, ये तर्क खुद में ही घूमता रहता है। बंद लूप। 3. फाउंडेशनलिज्म डॉगमा। तुम किसी एक आधार को अटल मान लेते हो और फिर सब उसी पर बनाते हो। मतलब की बात मत करो, मुझे विश्वास है बस। प्रॉब्लम, ब्लाइंड बिलीफ से नॉलेज नहीं बनता, फेथ बनता है। क्या कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट है? अब सोचो, जो भी तुम मानते हो, चाहे वो भगवान में आस्था हो या विज्ञान में, क्या वो किसी ना किसी ट्रिलेमा के फंदे में नहीं फंसा है? तुम सोचते हो कि तुम तर्क से सोचते हो, पर क्या तुम्हारे तर्क भी बस एक बोरोड लॉजिक है? थॉट एक्सपेरिमेंट, द बिलीफ टावर। कल्पना करो, तुम्हारे बिलीफ्स एक टावर की तरह है। नीचे सबसे पुराना बिलीफ है, जैसे मैं प्यार के काबिल हूं, या दुनिया निष्पक्ष है, या अगर मैं अच्छा बनूंगा सब ठीक होगा। अब अगर उस एक बिलीफ की जड़ हिल जाए, पूरा टावर हिल जाता है, लेकिन तुम उसे पकड़कर रखे रहते हो क्योंकि वो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को टिकाए हुए है। AI, लॉजिक एंड ब्रोकन लूप्स। अब एक रोबोट की कल्पना करो जिसे हर फैसले के लिए लॉजिक ट्री पर चलना होता है,
पर हर ब्रांच एक और ब्रांच से जुड़ी होती है, और जब वो अंतिम नोड तक पहुंचता है तो वो नोड खुद को ही रिफर कर रही होती है। एरर, लॉजिकल लूप डिटेक्टेड। क्या इंसान भी ऐसे ही कोडेड होते हैं? रिलीजन, साइंस और फिलॉसफी सब उलझे हुए हैं। रिलीजन कहता है मानो ये सत्य है, साइंस कहता है प्रूफ दो, पर प्रूफ भी असम्पशंस पर टिका है। फिलॉसफी कहती है सवाल उठाओ, पर जवाब कहां है? तो क्या एब्सोल्यूट ट्रूथ एक इल्यूजन है, या फिर हमें स्वीकार करना होगा कि हम अनिश्चितता के ऊपर विश्वास रखते हैं? द ह्यूमन माइंड नीड्स क्लोजर। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए हम फाउंडेशनल ट्रूथ्स बना लेते हैं। मुझे प्यार मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बातें लॉजिकल प्रूफ से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल नीड से आती है। हम ट्रिलेमा को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसे देखने का मतलब है कुछ भी सच नहीं है। द इमोशनल कोलैप्स। अब सोचो, एक व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन को एक सिद्धांत पर बनाया कि भगवान हर चीज का न्याय करते हैं, अब अचानक कोई त्रासदी होती है, उसका बच्चा मर जाता है और वो सोचता है अगर भगवान है तो ऐसा क्यों हुआ? अब उसका फेथ लॉजिक से लड़ता है, ट्रिलेमा एक्टिवेट हो जाता है। इन्फिनिट रिग्रेशन। क्यों ऐसा हुआ? सर्कुलर रीजनिंग। भगवान जानते हैं क्योंकि वो भगवान है। फाउंडेशनलिज्म। बस मान लो, और वो कोलैप्स कर जाता है। सो कैन वी एवर ट्रूली नो? नीचे कहते हैं देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। नॉलेज खुद में न्यूट्रल नहीं है, तुम उसे अपने अनुभव, भय, उम्मीद और संस्कार के लेंस से देखते हो। इसलिए शायद सत्य कोई एक चीज नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसमें सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। व्हाट्स द एस्केप? तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? शायद ट्रिलेमा से बचना नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि हम लिमिटेड बीइंग्स हैं, हमारी रीजनिंग इनकम्प्लीट है और इसलिए हमें ह्यूमिलिटी चाहिए, नहीं तो एरोगेंस हमें खा जाएगी। आउटरो। जब तुम अगली बार कहो मुझे पता है तो जरा रुकना, पूछना खुद से मुझे किसने बताया, मैंने कैसे मान लिया, क्या ये किसी और लॉजिक पर टिका है या मैंने बस विश्वास कर लिया? क्योंकि शायद ज्ञान का सबसे पहला सत्य यही है कि हमें कुछ भी पूर्णतः नहीं पता। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। अगर भगवान है और अच्छे है तो बुराई क्यों है? चैप्टर 4, द प्रॉब्लम ऑफ इविल। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वभला है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? मान लो एक बच्चा है 5 साल का, वो अपने खिलौनों से खेल रहा है। अचानक एक एक्सीडेंट होता है, वो बच्चा चलने की क्षमता खो देता है। उसकी मां रोती है, पिता टूट जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं हमने पूरी कोशिश की। अब सोचो, अगर कोई सर्वशक्तिमान भगवान है जो सब कुछ देख रहा है तो उसने ऐसा क्यों होने दिया? एपिक्यूरस पैराडॉक्स। ये सवाल हजारों साल पुराना है। एपिक्यूरस नाम के एक ग्रीक दार्शनिक ने सबसे पहले इसे इस रूप में पूछा। 1, अगर भगवान बुराई को रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं सकते तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। 2, अगर वो रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोकते तो वो अच्छे नहीं है। 3, अगर वो चाहे और रोक भी सकते हैं तो बुराई है क्यों? यह है द प्रॉब्लम ऑफ इविल। मॉरल इंट्यूशन वर्सेस डिवाइन जस्टिफिकेशन से हम मानते हैं कि भगवान अच्छे हैं, लेकिन जब हम एक बच्ची के साथ रेप की खबर पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं कि भूख से कोई मर गया, तो क्या हम अब भी उसी विश्वास के साथ कह सकते हैं ईश्वर सब देख रहा है और सब अच्छा करेगा? थॉट एक्सपेरिमेंट। द वॉचमेकर मान लो एक घड़ी साज है, वो एक घड़ी बनाता है पर उसमें एक ऐसा यंत्र लगा देता है जो निश्चित समय पर विस्फोट करता है। घड़ी टूट जाती है, हाथ जल जाते हैं। अब सवाल, क्या हम कहेंगे कि वो घड़ी साज अच्छा है? अब उसी एनालॉजी को ईश्वर पर लगाओ। अगर उसने ऐसी दुनिया बनाई जिसमें भूख है, पीड़ा है, अन्याय है, तो क्या हम अब भी कहेंगे कि गॉड इज गुड, द ग्रेटर प्लान? आर्ग्यूमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज किसी बड़े प्लान का हिस्सा है,
तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, बाद में आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या दर्द तब भी वैध होता है अगर उसका कोई कॉस्मिक जस्टिफिकेशन हो? क्या एक रोती माँ को यह कह देना काफी है कि यह सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है? फ्री विल डिफेंस। अब एक और जवाब दिया जाता है, भगवान ने इंसानों को फ्री विल दिया है, बुराई इंसानों की वजह से है, भगवान की नहीं। पर सोचो, क्या उस बच्ची ने किसी का गलत किया था? क्या उस भूकंप में मरे हुए लोगों ने कोई बुराई चुनी थी? नेचुरल इविल जैसे अर्थक्वेक, कैंसर, फ्लड्स, ये इंसानी चॉइसेस नहीं है। तो फिर फ्री विल भी इस इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाता। द सॉल मेकिंग डिफेंस। कुछ धर्मशास्त्री कहते हैं, दुख हमें सिखाने के लिए होता है, ये आत्मा की परीक्षा है। लेकिन क्या सिखाने के लिए जान लेना जरूरी है? क्या आत्मा को इवॉल्व करने के लिए बलात्कार या भूख जैसी घटनाएं जरूरी है? अगर भगवान सच में सर्वज्ञ है, तो क्या वो कोई और लेस पेनफुल तरीका नहीं बना सकते थे? दोस्तोयेव्स्कीज़ रिबेलियन रशियन। लेखक दोस्तोयेव्स्की ने लिखा था, अगर ईश्वर के प्लान को समझने के लिए मुझे एक मासूम बच्चे के आंसू को जस्टिफाई करना पड़े, तो मैं उस दुनिया को ठुकरा दूंगा। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि कोई भी ईश्वरीय तर्क उसे एथिकल नहीं बना सकता। एवोल्यूशन डजंट केयर। अब अगर हम धार्मिक नहीं हैं और कहे कि जीवन एक एवोल्यूशन है, तो दुख, अन्याय, पीड़ा सब बस बायोलॉजिकल रैंडमनेस है। कोई नैतिक तात्पर्य नहीं, कोई डिवाइन ओवरसाइट नहीं, बस एक अंधी प्रकृति जो सर्वाइवल चलाती है। अब सवाल उठता है, क्या यह स्थिति और भी भयावह नहीं है कि कोई भगवान है ही नहीं जो देख रहा है? गॉड इज साइलेंट। होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। नाजियों ने बच्चों को जिंदा जला दिया। लोगों ने प्रार्थना की, रोए, चिल्लाए, पर ईश्वर खामोश रहा। क्या वो सो रहा था या देख रहा था, पर चुप था? ईस्टर्न लेंस, माया एंड कार्मा। कुछ पूर्वी दर्शन कहते हैं, यह दुनिया माया है, एक भ्रम, और जो कुछ हो रहा है वो कर्म का फल है। लेकिन एक मासूम बच्चा जो जन्म लेते ही मर गया, उसका क्या कर्म था? और अगर सब इल्यूजन है, तो पीड़ा भी इल्यूजन है। फिर हम दुख से क्यों भागते हैं? द गॉड बियॉन्ड गुड एंड इविल। नीचे कहते हैं, गॉड इज डेड। और जो भगवान बचा है वो हमारी नैतिक परिभाषाओं के परे है। शायद अगर कोई ईश्वर है तो वो गुड या इविल की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठता। वो बस है, जैसे प्रकृति, इनडिफरेंट, अनमूव्ड, साइलेंट। सो शुड वी स्टॉप बिलीविंग? अब सवाल ये नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हमें उस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए जो बुराई के सामने कुछ नहीं करता? क्या ब्लाइंड फेथ हमें कंफर्ट देता है या हमें झूठ में रखता है? आउटरो, फाइनल क्वेश्चंस। अब जरा सोचो, जब तुम अगली बार एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन कहो, जब तुम कहो गॉड इज वॉचिंग, जब तुम विश्वास करो कि जस्टिस विल प्रिवेल, तो खुद से पूछो, क्या यह विश्वास है या डर का कवच? क्योंकि शायद बुराई का सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम उसे देखने के बाद भी खुद को सांत्वना देते रहते हैं। अब चैप्टर 5। अगर तुम्हें कोई ऐसा तोहफा मिले जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो क्या वो बंधन बन जाएगा? तो अब चलते हैं। चैप्टर 5, द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स। अगर कोई तुम्हें बिना मांगे कुछ दे दे, तो क्या तुम आजाद रह जाते हो? कल्पना करो, तुम एक दिन पार्क में बैठे हो, तुम थक चुके हो, मन उलझा है, दुनिया से निराश हो। तभी एक अनजान व्यक्ति आता है और तुम्हें एक सुंदर पैकेज देता है। ये तुम्हारे लिए है। वो कहता है, कोई शर्त नहीं, बस रख लो। तुम हैरान होते हो, तुमने मांगा नहीं, तुमने कुछ किया भी नहीं कि कोई तुम्हें कुछ दे, पर अब वो तोहफा तुम्हारे हाथ में है। अब असली सवाल शुरू होता है, क्या तुम सच में उसे बिना किसी बोझ के रख सकते हो? द पैराडॉक्स बिगिंस। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स कहता है, जब कोई तुम्हें कोई कीमती चीज बिना मांगे देता है, तो वो चीज अब तुम्हारी स्वतंत्रता को बदल देती है। तुम अब उसके ऋणी हो, भले ही वो कहे इट्स फ्री। थॉट एक्सपेरिमेंट, द गोल्ड बॉक्स। कल्पना करो, एक दोस्त तुम्हें अचानक एक सोने से भरा हुआ बॉक्स दे देता है, बिल्कुल मुफ्त, बिना वजह। अब तुम दो चीजें महसूस करते हो, एक खुशी, वाओ मुझे ये मिला, दो
एंजाइटी, अब मुझे इसका ध्यान रखना होगा, कहीं खो न जाए। इसका क्या मतलब है? तुमने मांगा नहीं था, पर अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। साइकोलॉजी ऑफ रेसिप्रोसिटी, मनुष्य की मानसिकता एक साइकोलॉजिकल लूप पर टिकी है। रेसिप्रोसिटी, अगर कोई हमें अच्छा व्यवहार देता है तो हमारा मस्तिष्क चाहता है कि हम बदले में कुछ दें। क्यों? क्योंकि ऐसा न करने पर हमें गिल्ट और बेमानीपन महसूस होता है। यही वो ट्रैप है। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट अब फ्री नहीं रहता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ऑब्लिगेशन बन जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्स एंड फेवर्स। कभी किसी ने तुम्हें अचानक तारीफ दी, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। तुमने कुछ नहीं मांगा, पर अब तुम्हें जवाब देना पड़ता है। ओह थैंक यू, तुम भी अच्छे हो। क्यों? क्योंकि साइलेंस ऑकवर्ड लगता है। उस तारीफ ने तुम्हारी आजादी ले ली। अब तुम एक सोशली एक्सेप्टेबल जेस्चर देने के लिए मजबूर हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इमोशनल डेट। हर तोहफा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, भले ही लिखा न गया हो। एक दोस्त तुम्हारे लिए केक लाता है, अब अगली बार जब उसका बर्थडे हो तुम्हें केक लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं लाए तो तुम बुरा कहलाओगे। अब सोचो, क्या वो केक सच में फ्री था? द ट्रैप ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम मानते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक सुंदर भावना है, पर क्या ग्रैटिट्यूड भी एक सटल कंट्रोल है? जब कोई कहे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तो क्या वो सच में तुम्हारा भला चाहता था या बस एक मौन रसीद बना रहा था? अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स अक्सर गिल्ट, कर्ज, जवाबदेही और पलट स्नेह की उम्मीद ले आते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड मॉरल प्रेशर। धर्म में भी ये पैराडॉक्स छिपा है। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया, उसने तुम्हें प्रेम, क्षमा और अवसर दिए। अब तुम मॉरली बाउंड हो जाते हो कि मुझे अच्छा बनना चाहिए, मुझे सेवा करनी चाहिए, मैं कृतज्ञ नहीं रहूंगा तो मैं पापी हूं। तो सवाल यह है, क्या वो डिवाइन गिफ्ट सच में अनकंडीशनल था या उसने तुम्हें एक रास्ते में बांध दिया? द मैनिपुलेटिव काइंडनेस। अब एक और स्तर पर सोचो। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार तुम्हें उपहार देता है, हर बार कहता है नो एक्सपेक्टेशंस, पर फिर सटली गिल्ट ट्रिगर करता है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? अब वो गिफ्ट गिफ्ट नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल बन जाता है। द इल्यूजन ऑफ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। हम सुनते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, पर क्या ऐसा सच में होता है? हर संबंध, हर मदद, हर तोहफा किसी न किसी मानसिक डोर से जुड़ा होता है। अगर नहीं होता तो हम उसे महत्व ही नहीं देते। हमारी साइकी कंडीशन्ड है, जो मिलता है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। थॉट रिवर्सल। जब हम गिफ्ट देते हैं, अब इमेजिन करो, तुमने किसी को कुछ दिया, तुमने कहा आई एक्सपेक्ट नथिंग, पर गहराई में कहीं ना कहीं क्या तुम सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? शायद थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट, थोड़ी अप्रिशिएशन, या कम से कम एक थैंक्स। तो क्या कोई गिफ्ट सच में फ्री होता है? द एग्जिस्टेंशियल कॉस्ट। जब कोई तुम्हें कुछ देता है जो तुमने मांगा नहीं था, जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे, तो वो अब तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा बन जाता है और तुम्हें वो कहानी कैरी करनी पड़ती है, कभी गिल्ट के साथ, कभी डेट के साथ, कभी कंफ्यूजन के साथ। तो क्या उस तोहफे ने तुम्हारी आजादी छीन ली? द पैराडॉक्स टाइटेंस। अगर तुम गिफ्ट स्वीकार करते हो तो तुम बंधन में हो, अगर ठुकराते हो तो तुम अपमान करते हो, अगर लौटाते हो तो तुम कठोर लगते हो, अगर अनदेखा करते हो तो तुम बेपरवाह कहलाते हो। कोई भी रास्ता तुम्हें न्यूट्रल नहीं रहने देता। इसलिए ये पैराडॉक्स है, आउटरूट, एक्सेप्ट, रेजिस्ट और रीडिफाइन। तो जब अगली बार कोई तुम्हें कुछ दे, बिना पूछे, बिना मांगे, बिना अपेक्षा के, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे पूरी स्वतंत्रता से स्वीकार कर रहा हूं? क्या मैं अब किसी जवाबदेही के बोझ में हूं? क्या ये तोहफा सच में मुक्ति दे रहा है या एक नया बंधन बना रहा है? क्योंकि शायद हर अप्रत्याशित तोहफा तुम्हें एक नया कैदी बना देता है, एक अदृश्य रण में। तो अगला है चैप्टर 6। अगर किसी को पीना है तो सबको पीना पड़ेगा। क्या ये न्याय है? अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर। एक ऐसा पैराडॉक्स जो मजाक जैसा लगता है, लेकिन उसमें समाज, नियम और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की सबसे गहरी उलझन छिपी है। चैप्टर 6, द ड्रिंकर्स पैराडॉक्स। अगर किसी एक को पीना है तो सबको पीना होगा। कल्पना करो, तुम एक बार में बैठे हो, तुम अकेले हो, तुमने बस एक ड्रिंक मंगाई है। अब एक आदमी आता है,
और कहता है तुम्हारी वजह से पूरे बार को पीना पड़ेगा। तुम हंसते हो, क्या बकवास है। वो मुस्कुराता है, मैं सिर्फ ड्रिंकर्स पैराडॉक्स समझा रहा हूं। व्हाट इज द ड्रिंकर्स पैराडॉक्स? ये पैराडॉक्स एक ह्यूमरस मैथमेटिकल लॉजिक पर आधारित है, लेकिन इसकी सोच बेहद गहरी है। फॉर्मली इसे ऐसे कहा जाता है, इन एनी नॉन एम्प्टी बार देयर एग्जिस्ट्स अ पर्सन सच दैट इफ दैट पर्सन ड्रिंक्स देन एवरीवन इन द बार ड्रिंक्स। पहली बार सुनो तो लगता है ये तो लॉजिकल फैलेसी है, पर ये एक वैलिड लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अब सवाल है इसका डीपर मतलब क्या है? थॉट एक्सपेरिमेंट, द सोशल लूप। कल्पना करो, बार में दो लोग हैं, ए और बी। अब पी रहा है, बी नहीं। अब कहते हैं अगर ए पीता है तो सभी पीते हैं। सच लग रहा है? हाँ। अब सोचो, अगर बी पी रहा है और ए नहीं तो भी कह सकते हैं अगर बी पी रहा है तो सब पीते हैं, क्योंकि ए अब उस सब में आता है। अब ट्विस्ट ये है, तुम सिर्फ इतना कहना चाहते हो कि किसी एक की क्रिया को पूरे समूह पर लागू किया जा सकता है। द साइकोलॉजिकल सिंबलिज्म। अब इस पैराडॉक्स को इंसानी सोच पर लगाओ। मान लो कोई एक इंसान अनएथिकल काम करता है और फिर जस्टिफाई करता है सब करते हैं, या अगर उसने किया तो मेरा भी करना जायज है। ये ड्रिंकर्स पैराडॉक्स का सोशल रूप है। हम दूसरों की क्रिया को अपने एक्शन का एक्सक्यूज बना लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। कभी किसी ने तुमसे कहा मैंने सिर्फ वो किया जो सब कर रहे थे, मैं अकेला क्यों बदलूं? ये वही लॉजिक है। अगर कोई पी रहा है तो सब पी सकते हैं, क्योंकि अब कोई अकेला नहीं है। द हर्ड मेंटालिटी। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स भीड़ की मनोवृत्ति का प्रतीक है। क्लासरूम में कोई नहीं बोलता जब तक एक नहीं बोलता। प्रोटेस्ट में कोई नहीं उठता जब तक पहला नहीं चलता। करप्शन में सब जस्टिफाई करते हैं, अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता। ये पैराडॉक्स दिखाता है कि हम अपने चॉइसेस को दूसरों की क्रियाओं से वैलिडेट करना चाहते हैं। मोरल डिफ्यूजन। सोशल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां समूह में व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो सोचता है कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स इस सोच को सटली कैप्चर करता है। सोशल प्रूफ एंड कंट्रोल। कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हें कहकर पीने पर मजबूर करते हैं, अरे एक ड्रिंक ले ले, सब ले रहे हैं, तू बोरिंग बन रहा है, ग्रुप में है, चल साथ पी। यहां तुम्हारा एक्शन अब पर्सनल चॉइस नहीं, ग्रुप एक्सपेक्टेशन बन जाता है। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स अब प्रेशर बन जाता है। डीपर लेवल, जस्टिफाइंग रॉन्ग थ्रू लॉजिक। अब इमेजिन करो, एक ऑफिस में एक इंसान ब्राइब लेता है। जब उसे पकड़ा जाता है वो कहता है मैं अकेला नहीं, पूरा सिस्टम करता है। तो क्या सिस्टम की पार्टिसिपेशन उसे एथिकल बना देती है? ड्रिंकर्स पैराडॉक्स का यही डार्क ट्विस्ट है। हम लॉजिक का उपयोग अनएथिकल को न्यूट्रल करने में करते हैं। एआई एंड कलेक्टिव बायस। अब इमेजिन करो, एआई सिस्टम एक डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन मैसिव डाटा ऑफ प्रीवियस बिहेवियर। अगर हिस्टोरिकल डेटा करप्ट है तो एआई कहेगा अगर पहले सबने ये किया तो यही सही है। यह लॉजिक वही है, अगर कोई पी रहा है तो सब पी सकते हैं। पर्सनल एथिक्स वर्सेस ग्रुप मोरालिटी। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी एथिकल बाउंड्रीज दूसरों की छाया में गढ़ते हैं? अगर हाँ, तो क्या हम सच में मॉरली इंडिपेंडेंट हैं या सिर्फ एक ग्रुप सिमुलेशन? रिवर्स द थॉट। अब सोचो, अगर कोई कहे अगर तुम मना कर दोगे तो सब मना करेंगे, क्या तुम उस लॉजिक को उतना ही मानोगे? या मॉरल बर्डन सिर्फ एक्शन के साथ आता है, रिएक्शन के साथ नहीं? ड्रिंकर्स पैराडॉक्स हमेशा उस पहलू को पकड़ता है जिसमें लोग खुद से बच निकलते हैं। आउटरो। सो आर यू ड्रिंकिंग? अगली बार जब तुम किसी गलत चीज को जस्टिफाई करो यह कहकर कि सब कर रहे हैं, तो सोचो क्या तुम सच में वो कर रहे हो जो सही है, या सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम अकेले दोषी ना दिखो? क्योंकि शायद इस दुनिया में बहुत से लोग पी रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नशे में हो जाओ। नाउ चैप्टर 7। अगर हर कोई या तो हमेशा झूठ बोलता है या सच, तो सच कैसे पता चले? चैप्टर 7। द आइलैंड ऑफ ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स। अगर कोई कहे मैं झूठा हूं, तो क्या वो सच कह रहा है? कल्पना करो, तुम एक रहस्यमयी द्वीप पर हो
जहां दो तरह के लोग रहते हैं। एक, ट्रूथ टेलर्स, जो हमेशा सच बोलते हैं। दो, लायर्स, जो हमेशा झूठ बोलते हैं। अब तुम्हें एक रास्ता चुनना है। एक रास्ता मौत की ओर जाता है और दूसरा मुक्ति की ओर। तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा है। तुम नहीं जानते वो कौन है। तुम सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो, क्या तुम सही रास्ता जान पाओगे? द लॉजिकल पैराडॉक्स। यह पहली बार रेमंड स्मोलियन ने प्रसिद्ध की थी। ये एक सरल सी लगने वाली लॉजिक पजल है, पर जब तुम इसे गहराई से देखते हो तो ये इंसान की साइकोलॉजी, परसेप्शन और ट्रस्ट को चीर कर रख देती है। द क्लासिक सेटअप। तुम पूछते हो उस व्यक्ति से, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सही रास्ता कौन सा है तो तुम क्या जवाब दोगे? अगर सामने वाला ट्रूथ टेलर है तो वो वही जवाब देगा जो सही है। अगर वो लायर है तो वो भी वही झूठ बोलेगा जो तुम्हारे सवाल को उलटा कर देगा और अंत में फिर से सही रास्ता बता देगा। तो चाहे सामने वाला कोई भी हो, तुम लॉजिक से सच्चाई पा सकते हो, पर रियल लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। अब सोचो, अगर ये सिर्फ पहेली होती तो ठीक था, पर असली दुनिया भी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग हमेशा सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं और कुछ बीच में रहते हैं। कभी सच, कभी झूठ, कभी भ्रम। अब असली द्वंद्व शुरू होता है। हु डू यू ट्रस्ट? कोई कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कोई कहता है तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई कहता है तुम बहुत खास हो। कोई कहता है तुम एक धोखा हो। अब सवाल उठता है, किस पर विश्वास करूं? क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन ट्रूथ टेलर है और कौन लायर। द सेल्फ एज द आइलैंड। अब कल्पना करो कि ये द्वीप कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारे अंदर भी दो आवाजें हैं। एक जो तुम्हें हिम्मत देती है, तुम कर सकते हो, दुख दो, और दूसरी जो कहती है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अब सवाल, इनमें से कौन सच बोल रहा है? इंटरनल ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स। हर इंसान के भीतर ट्रूथ टेलर और लायर दोनों होते हैं। जब तुम खुद से कहते हो मैं खुश हूं, क्या वो सच्ची आवाज है या सिर्फ समाज के लिए बनाई गई? जब तुम कहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो ताकत है या डिनाइल? ड्रिफ्टर्स आइलैंड अब भीतर बन चुका है और सवाल अब बाहर ही नहीं, आंतरिक विश्वास का हो गया है। द पैराडॉक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं खुद को जानता हूं? अगर हां, तो क्या तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो? अगर नहीं, तो क्या तुम खुद से झूठ बोल रहे हो? अब तुम्हारी आत्मा ही एक पहेली बन जाती है। तुम कौन से वर्जन को सच मानो, जो तुम्हें बचाता है या जो तुम्हें तोड़ता है? सोशल एप्लीकेशन। लाइज इन रिलेशनशिप्स। हर रिश्ता, दोस्ती, प्यार, परिवार इसी द्वीप के समान है। कभी कोई तुम्हें एडमिरेशन देता है, तुम सबसे अच्छे हो। कभी वही व्यक्ति कहता है तुम किसी लायक नहीं। अब तुम सोचते हो कौन सा सच था? शायद दोनों ही समय पर सच थे, या शायद कोई भी नहीं। कॉग्निटिव बायस एंड ट्रूथ डिस्टोर्शन। साइकोलॉजी बताती है कॉन्फर्मेशन बायस और मोटिवेटेड रीजनिंग हमें वो सुनने पर मजबूर करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तुम जिस पर विश्वास करना चाहते हो उसका झूठ भी सच लगने लगता है, और जिसे तुम ट्रस्ट नहीं करते उसका सच भी प्रपंच लगता है। तो अब सवाल, सच की पहचान एक्सटर्नल लॉजिक से नहीं, इंटरनल ऑनेस्टी से होगी। द मिरर टेस्ट। एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और खुद से कहो मैं एक सच्चा इंसान हूं। अब उस सेंटेंस को रिपीट करो, लेकिन हर बार अपनी आंखों में देखो। किस रिपीटिशन पर तुम घबरा जाते हो? वो क्षण जहां तुम्हें लगने लगता है कि शायद मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं, वही है तुम्हारे अंदर का लायर जाग रहा है। ओह ट्रू, एस्केप फ्रॉम द आइलैंड। अब सवाल, इस द्वीप से बाहर कैसे निकला जाए? न सच कैसे पहचाना जाए? क्या सच्चाई का कोई यूनिवर्सल कोड है? शायद नहीं, क्योंकि शायद सच्चाई कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं, बल्कि एक आत्मिक साहस है। सच बोलना सरल नहीं, सच सुनना उससे भी कठिन है, और सच को स्वीकार करना एक पूरी जिंदगी का युद्ध है। अगर ये चैप्टर स्वीकार है तो अगला होगा चैप्टर 8, द एपिमेनिडीज पैराडॉक्स। अगर कोई कहे मैं झूठा हूं और वो सच बोले, तो क्या वो झूठा है? नाउ चैप्टर 8, द एपिमेनिडीज पैराडॉक्स। अगर कोई कहे मैं झूठा हूं और वो सच कहे, तो क्या वो झूठा है
एक आदमी कहता है, हाँ मैं झूठा हूं। अब सोचो, अगर वो सच कह रहा है तो वो झूठा है, लेकिन अगर वो झूठ कह रहा है तो वो सच कह रहा है। और यहीं से शुरू होता है एपिमेनिडेस पैराडॉक्स, ओरिजिन ऑफ द पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स पहली बार ग्रीक दार्शनिक एपिमेनिडीज ने पेश किया। उसने कहा, सभी क्रेटन्स झूठे होते हैं और वो खुद एक क्रेटन था। तो अगर वो सच कह रहा था तो वह खुद भी झूठा था। अगर वह झूठा था तो उसका कथन झूठ था। मतलब क्रेटन सच बोलते हैं, पर वो खुद एक क्रेटन था। और तर्क एक अनंत दुविधा में गिर जाता है। द सेल्फ रेफरेंशियल लूप, एपिमेनिड्स पैराडॉक्स, हमें एक ऐसे वाक्य में फंसा देता है जो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। अगर वो झूठ है तो सच है, अगर वो सच है तो झूठ है। ये एक सेल्फ रेफरेंशियल ट्रैप है। थॉट एक्सपेरिमेंट, द टॉकिंग मिरर। कल्पना करो, एक दर्पण है जो बात करता है। तुम उससे पूछते हो, क्या तुम सच्चाई दिखाते हो? वो कहता है, नहीं। अब सवाल है, क्या वो झूठ बोल रहा है या सच? अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो सच्चाई दिखाता है, अगर सच बोल रहा है तो नहीं दिखाता। अब तुम्हें क्या मानना चाहिए? ह्यूमन आइडेंटिटी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। अब इसे इंसानी पहचान पर लागू करो। मान लो कोई कहे, मैं एक नकली इंसान हूं। क्या वो सच्चाई बोल रहा है या वो बस एक भूमिका निभा रहा है? सोशल मीडिया पर कई लोग खुद को कहते हैं, मैं रियल हूं, बाकी सब नकली हैं। पर क्या खुद को रियल कहना ही एक एक्टिंग नहीं है? द ट्रूथ बिहाइंड लाइज। हम अक्सर झूठ इस तरह कहते हैं कि वो सुनने में सच लगे, और कभी कभी सच ऐसे बोलते हैं कि वो झूठ जैसा लगे। एपिमेनिडिस पैराडॉक्स यही दिखाता है। सच और झूठ की रेखा जब आत्मनिरोधी हो जाए तो भरोसा ही अस्थिर हो जाता है। आइडेंटिटी पैराडॉक्स इन लैंग्वेज। अब सोचो, एक व्यक्ति कहता है, मैं भरोसे लायक नहीं हूं। अगर तुम उस पर भरोसा करते हो तो तुम उसके कहे को मानते हो कि वो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन अगर तुम मानते हो कि वो भरोसे लायक नहीं है तो तुम्हें उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसी उलझन में तर्क की जमीन खिसक जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसे एआई पर लगाओ। मान लो एक एआई मॉडल कहता है, मैं कभी गलती नहीं करता। अगर वो सच कह रहा है तो वो परफेक्ट है, लेकिन अगर कभी उसने गलती की तो वो पहले ही झूठ बोल चुका था। अब तुम उस पर कितना भरोसा करोगे? सेल्फ रेफरेंशियल सिस्टम्स जैसे भाषा, लॉजिक और कॉन्शियस थिंकिंग, इनमें ये पैराडॉक्स बार बार आता है। मेंटल हेल्थ एंड इनर लूप्स। अब इसे मनोविज्ञान पर लागू करो। डिप्रेशन में एक व्यक्ति सोचता है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। अगर वो सही कह रहा है तो उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर उसके पास इतना अवेयरनेस है कि वो ये कह पा रहा है तो क्या वो बिल्कुल बेकार है? हमारा मन सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्सेस से भरा हुआ है। मोरल कॉन्ट्रडिक्शंस। मान लो कोई व्यक्ति कहता है, मैं एक बुरा इंसान हूं। अब सवाल, क्या एक बुरा इंसान ये कह सकता है, या सिर्फ एक इंट्रोस्पेक्टिव व्यक्ति जो खुद को सुधारना चाहता है ये कहेगा? तो क्या वो सच में बुरा है, या उसने ये कहकर अपने बुरेपन से दूरी बना ली? सोसाइटी एंड लेबलिंग। समाज भी ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है। हम कहते हैं, झूठ मत बोलो, फिर उसी ब्रेथ में कहते हैं थोड़ा सफेद झूठ चल जाता है। फिर कहते हैं बी रियल। हमें पर जब कोई रॉ और असली होता है तो हम कहते हैं इतना भी मत बोलो। ये कॉन्ट्रडिक्शंस ही एपिमेनिडिस पैराडॉक्स का सामाजिक रूप है। ट्रूथ हैज लेयर्स। एपिमेनिडिस पैराडॉक्स हमें एक सिखावन देता है, सच और झूठ बाइनरी नहीं है। ट्रूथ इज लेयर्ड, कॉन्टेक्चुअल एंड ऑफन सेल्फ इनकंसिस्टेंट। कभी कभी सच को झूठ के जरिए कहा जाता है और झूठ सच के पीछे छिपा होता है। हाउ ट्रू, व्हाट डू यू बिलीव? तो जब अगली बार कोई कहे, मैं भरोसेमंद नहीं हूं, मुझे मत सुनो, मैं ही सबसे झूठा हूं, तो जरा रुक कर सोचो, क्या वो झूठ कह रहा है या सच? या वो सिर्फ अपने कॉन्ट्रडिक्शन को जी रहा है? क्योंकि शायद सच्चाई की शुरुआत वहीं से होती है जहां झूठ खुद को स्वीकार करता है। तो चैप्टर 9, द टू एनवेलोप्स प्रॉब्लम। अगर एक लिफाफे में दूसरे से दोगुनी राशि है तो क्या बदलना हमेशा सही है? नाउ चैप्टर 9, द टू एनवेलोप्स प्रॉब्लम। अगर एक लिफाफे में दूसरे से दोगुनी रकम है तो क्या बदलना हमेशा फायदे का सौदा है?
कल्पना करो, तुम्हारे सामने दो लिफाफे रखे हैं, ए और बी। तुम्हें बताया जाता है इनमें से एक में दूसरे से दोगुनी रकम है। तुम कोई भी चुन सकते हो और अगर चाहो तो बदल सकते हो। तुम सोचते हो चलो ए चुनते हैं। अब तुम्हें विकल्प दिया जाता है, क्या तुम ए को बी से बदलना चाहोगे? तुम सोचते हो अगर ए में 1000 है तो बी में या तो 500 होंगे या 2000। तो एवरेज 500 इंटू 0.5 50, 2000 इंटू 0.5 और सडिया 1000। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड नॉट 1250। मतलब बदलने में फायदा है, लेकिन अब सोचो अगर तुमने शुरू में बी चुना होता तब भी यही लॉजिक चलता तो तुम हमेशा लिफाफा बदलते रहोगे बिना किसी तय स्टॉप के। और यही शुरू होता है टू एनवेलोप्स पैराडॉक्स। द पैराडॉक्स एक्सप्लेन्ड। ये ऐसा तर्क है जो तुम्हें बार बार यही समझाता है कि दूसरा लिफाफा हमेशा बेहतर है। मतलब कोई भी निर्णय स्थिर नहीं होता। तुम हर बार सोचते हो शायद दूसरी तरफ ज्यादा होगा, और यही लोभ तर्क की छाया में छिपा एक भ्रम बन जाता है। साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट। मानव मन डिसीजन लेने के बाद भी शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर हम ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज की कंपैरिजन करने लगते हैं। अगर मैंने दूसरा चुना होता, क्या मैं चूक गया? क्या मैंने नुकसान कर लिया? क्या दूसरा ऑप्शन बेहतर था? टू एनवेलोप्स पैराडॉक्स यही मनोविज्ञान दिखाता है। रिग्रेट और ओवरथिंकिंग का एंडलेस लूप, इन्फिनिट डाउट लूप। तुम ए चुनते हो, सोचना शुरू करते हो बी शायद बेहतर है। बी चुनते हो, फिर सोचते हो ए शायद ज्यादा था। अब तुम कभी डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो पाते। तर्क और इच्छा मिलकर तुम्हें एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा देते हैं जहां हर रास्ता अधूरा लगता है। द इल्यूजन ऑफ मैथमेटिकल रैशनैलिटी। टू एनवेलोप्स प्रॉब्लम एक मैथमेटिकल पैराडॉक्स है, लेकिन ये ह्यूमन इरेशनैलिटी को भी उजागर करता है। असल में जब तुम अस्यूम करते हो कि दूसरे में दोगुनी या आधी रकम हो सकती है, तो तुम एक अनडिफाइंड प्रोबेबिलिटी के साथ गेम खेलते हो। तुम केवल संभावना का अनुमान लगा रहे हो, सच नहीं जान रहे। डिसीजन थ्योरी वर्सेस डिजायर। डिसीजन थ्योरी कहती है बदलने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है जब तक तुम्हें एक्चुअल अमाउंट पता ना हो। पर इंसानी दिमाग कहता है कहीं चूक गया तो ज्यादा पा सकता था, ट्राई तो कर ही सकते हैं। यह फर्क तर्क बनाम लोभ, यही इस पैराडॉक्स की आत्मा है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब इसे जिंदगी पर लागू करो। करियर, क्या मैं दूसरी जॉब ले लूं? रिश्ते, क्या दूसरा पार्टनर बेहतर होता? निवेश, क्या दूसरा स्टॉक ज्यादा रिटर्न देता? हर बार जब तुम निर्णय लेते हो तो कहीं ना कहीं एक और विकल्प तुम्हें खींचता है। थॉट रिवर्सल, द अनओपन्ड एनवेलप। अब सोचो अगर तुमने कोई लिफाफा खोला ही नहीं होता और किसी ने कहा अब बदल लो, तो क्या तुम बदलते? द पैराडॉक्स एक्सप्लेन्ड। ये ऐसा तर्क है जो तुम्हें बार बार यही समझाता है कि दूसरा लिफाफा हमेशा बेहतर है। मतलब कोई भी निर्णय स्थिर नहीं होता। तुम हर बार सोचते हो शायद दूसरी तरफ ज्यादा होगा, और यही लोभ तर्क की छाया में छिपा एक भ्रम बन जाता है। साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट। मानव मन डिसीजन लेने के बाद भी शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर हम ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज की कंपैरिजन करने लगते हैं। अगर मैंने दूसरा चुना होता, क्या मैं चूक गया? क्या मैंने नुकसान कर लिया? क्या दूसरा ऑप्शन बेहतर था? टू एनवेलोप्स पैराडॉक्स यही मनोविज्ञान दिखाता है। रिग्रेट और ओवरथिंकिंग का एंडलेस लूप, इन्फिनिट डाउट लूप। तुम ए चुनते हो, सोचना शुरू करते हो बी शायद बेहतर है। बी चुनते हो, फिर सोचते हो ए शायद ज्यादा था। अब तुम कभी डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो पाते। तर्क और इच्छा मिलकर तुम्हें एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा देते हैं जहां हर रास्ता अधूरा लगता है। द इल्यूजन ऑफ मैथमेटिकल रैशनैलिटी। टू एनवेलोप्स प्रॉब्लम एक मैथमेटिकल पैराडॉक्स है, लेकिन ये ह्यूमन इरेशनैलिटी को भी उजागर करता है। असल में जब तुम अस्यूम करते हो कि दूसरे में दोगुनी या आधी रकम हो सकती है, तो तुम एक अनडिफाइंड प्रोबेबिलिटी के साथ गेम खेलते हो। तुम केवल संभावना का अनुमान लगा रहे हो, सच नहीं जान रहे। डिसीजन थ्योरी वर्सेस डिजायर। डिसीजन थ्योरी कहती है बदलने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है जब तक तुम्हें एक्चुअल अमाउंट पता ना हो। पर इंसानी दिमाग कहता है
कहीं चूक गया तो ज्यादा पा सकता था। ट्राई तो कर ही सकते हैं। यह फर्क, तर्क बनाम लोभ, यही इस पैराडॉक्स की आत्मा है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब इसे जिंदगी पर लागू करो। करियर, क्या मैं दूसरी जॉब ले लूं? रिश्ते, क्या दूसरा पार्टनर बेहतर होता? निवेश, क्या दूसरा स्टॉक ज्यादा रिटर्न देता? हर बार जब तुम निर्णय लेते हो तो कहीं ना कहीं एक और विकल्प तुम्हें खींचता है। थॉट रिवर्सल, द अनओपन्ड एनवलप। अब सोचो, अगर तुमने कोई लिफाफा खोला ही नहीं होता और किसी ने कहा अब बदल लो, तो क्या तुम बदलते?